नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी चैनल, जिसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन भाग 8। आज 8वां भाग उत्तर प्रदेश के वीडियोस पे है, जो कि स्पेशली यूपी पीसीएस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर्स अलग से रख दिए गए हैं उनके लिए बनाई हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। आगे भी ये श्रृंखला चलती रहेगी। बीच में पहले शुरुआत में 7 वीडियो बना के फिर उसके बाद ये श्रृंखला रुक गई थी, लेकिन अब फिर से प्रारंभ हो रही है। मित्रों, एक टॉपिक है उसमें कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैंने पहले वीडियोस में आपको काफ़ी बताया। जैसे 1857 की क्रांति की वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे, क्योंकि क्रांति 1857 से ही शुरू हो गई थी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो उनके बारे में आपने जाना ही। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री में आप मेरी प्लेलिस्ट देखें तो उसमें आपको जो क्रांतिकारी आतंकवाद वगैरह का विकास हुआ है उसमें आपको बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में मिलेंगे। फिर अलग अलग से भी कुछ लोगों पे वीडियोस हैं। तो फिलहाल अभी चूँकि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर बहुत सारी सामग्री है और लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं सब चीज़, लेकिन यहाँ आवश्यकता है आपको अपने परीक्षा के अनुरूप जो विशेष बातें हैं टू दी पॉइंट जानने की, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इतनी सामग्री है कि आप पढ़ते पढ़ते ऊब जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि आपको एक सवाल आना है। वो सवाल यही है कि स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था, विशेष रूप से 1947 के पहले तक, यानी 1947 तक आप कह लीजिए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनका क्या योगदान रहा, इस पे मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आए और 1947 तक उनका क्या योगदान रहा, हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, किस प्रकार से उनकी जो विचारधारा थी देश के बारे में, उनका जो विज़न था उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो। लेकिन आपसे अपील है, निवेदन है, जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आने वाली हैं उत्तर प्रदेश वगैरह के ऊपर। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की सूचना मिलती रहे। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और वो बहुत ही एक आप कह लीजिए कि धनी परिवार में, क्योंकि उनके जो पिता थे पंडित मोतीलाल नेहरू जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के वकील थे उस समय इलाहाबाद में, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के पुत्र थे वो। स्वरूप रानी उनकी माँ थी। 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था। और क्योंकि एक उनसे पहले भी मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि मोतीलाल नेहरू की एक पहली पत्नी भी थी जिनसे उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ तो वो उस परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात थी, और वो उनके लिए कितने मूल्यवान, कितने वैल्यूएबल चाइल्ड थे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, चूँकि उनके पास धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था की। ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में घर में ही उन्होंने
उनकी शिक्षा की व्यवस्था की थी और संस्कृत वगैरह की शिक्षा के लिए एक ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार जो है के थे, चूँकि वो तो एक ब्राह्मण को उन्होंने नियुक्त किया था, लेकिन जो कि आप उनके नाम से परिचित होंगे, बहुत संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे, जिनका नाम था पंडित गंगानाथ झा। उनके नाम पे आज हॉस्टल भी है इलाहाबाद में। बाद में फिर उनके लिए एक अंग्रेज शिक्षक भी नियुक्त किया गया अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए। थोड़े और बड़े हुए जब वो, तब उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ पे वो कई जगहों पे उन्होंने पढ़ाई की। जो हैरो पब्लिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इनर टेम्पल में पढ़ाई की, और बैरिस्टर बन करके वो 1912 ईस्वी में भारत लौटे। तो चूँकि वो विदेश में रह चुके थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी, तो इसलिए वो यूरोप के इतिहास से भी भली भांति परिचित थे। यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वहाँ पे जो क्रांतियाँ हुई थी, वहाँ पे जो आंदोलन वगैरह हुए थे, उनसे जो है वो बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। तो इसलिए जब वो वहाँ से लौट करके वापस आए, तो लौट करके वापस आने के बाद एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो भारतीय संस्कृति की तो उनको जानकारी थी। जैसा कि आगे आप देखेंगे कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, और उसमें उसका उन्होंने जगह जगह पे उल्लेख भी किया है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, कि उन्होंने प्रशंसा की है मुक्त कंठ से। तो पढ़ के आने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ ही वकालत प्रारंभ की, लेकिन वास्तव में उनका जो है वकालत में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि देश में स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से प्रारंभ हो गया था। इसी बीच में, हालांकि अभी उसमें वो तेज़ी नहीं आई थी, लेकिन कांग्रेस की जो गतिविधियां थी वो तेज हो गई थी। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई थी, जैसे कि कांग्रेस में पहले नरम दल का प्रभाव था, तो कांग्रेस में गरम दल का उद्भव हो गया, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, लाल बाल पाल जिसके नेता थे। और साथ ही साथ जो है 1907 ईस्वी में सूरत में स्प्लिट भी हो गई थी, सूरत में फूट भी हो गई थी। इस बीच में देश में और भी, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी थी। तो इस तरह से कई सारे जो राजनीतिक दल थे वो सक्रिय थे। इस बीच में 1916 ईस्वी में उनका विवाह हो गया कमला नेहरू जी से। तो जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने आपको जैसे बताया कि चूँकि वो एक तो ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली में, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो आपको पता ही है कि कश्मीर जो है वो एक समय ऐसा था जो कि भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो उसका प्रभाव तो परिवार के माध्यम से ही उनको मिला था। आप जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, या हिंदी में जिसे मेरी कहानी कहते हैं, उसको पढ़िए, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। साथ ही साथ चूँकि जब वो विदेश गए, तो विदेश जाने पर उन्होंने मार्क्स और लेनिन वगैरह का भी अध्ययन किया, और मार्क्स और लेनिन का अध्ययन किया। मार्क्स ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, तो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों से भी वो काफ़ी प्रभावित हुए, समाजवादी विचारधारा से वो काफ़ी प्रभावित थे। साथ ही साथ जब वो भारत लौट करके आए, और भारत लौट करके आने के बाद जो है, जब असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से उनकी निकटता हुई, तो धीरे धीरे वो गांधीवादी विचारों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, गांधी की सोच से भी प्रभावित हुए। तो इस तरह से उनके ऊपर कई लोगों का प्रभाव था। और
साथ ही साथ पाश्चात्य विचारधारा का भी प्रभाव था उनके ऊपर। बाकी वो अपने यहाँ की विचारधारा का प्रभाव तो था ही। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जो है वो, जैसे मैंने कहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के निकट आए, लेकिन उसके पहले असहयोग आंदोलन वगैरह क्यों प्रारंभ हुआ था, तो उसके पहले एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी, जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे तमाम निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो आप जलियांवाला बाग के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसकी हो जाएगी। तो जलियांवाला बाग कांड से पूरा देश ही व्यथित था और जवाहरलाल नेहरू उससे अलग नहीं थे, वे भी बहुत व्यथित हुए और वो अपने पिता के साथ वहाँ गए भी तथ्य जुटाने के लिए, साक्ष्य वगैरह जुटाने के लिए। तो चूँकि वो बैरिस्टर भी थे, तो इसलिए जो है अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध अगर कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह की जानी थी तो उसके लिए साक्ष्यों की बहुत आवश्यकता थी, तो इसलिए वहाँ गए थे। 1919-20 के असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व से वो बहुत प्रभावित हुए और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने फुल फ्लेज्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। और फिर यहीं से चूँकि जब वो आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे तो उनकी जेल यात्राओं का भी सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो मित्रों, इस बीच में वो बहुत सारे जो देश के किसान थे, मजदूर थे, जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे, उन लोगों से भी मिलते जुलते रहते थे और उनकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, भरसक उनकी मदद करने की कोशिश भी करते थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान एक तरह से कहा जाए तो जो इलाहाबाद में आंदोलन की जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर थी। उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, उन्होंने बहुत सारे स्वयंसेवक वगैरह इकट्ठे किए, झरना, जुलूस, प्रदर्शन, जो कुछ भी था वो सब जो है उनके माध्यम से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मोतीलाल नेहरू एक पत्र भी प्रकाशित करते थे जिसका नाम था इंडिपेंडेंट, उसके माध्यम से भी उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो उनकी इस सक्रियता के कारण अंग्रेज सरकार को उनके ऊपर संदेह हो गया कि ये आदमी जो है वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है ये बहुत, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में 1922 ईस्वी में वो जेल से छूटे और फिर उन्होंने जो कांग्रेस के महात्मा गांधी के जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को वो आगे बढ़ाते रहे। इस बीच में जैसा कि आप सभी जानते हैं चौरी चौरा में घटना घट गई थी। वहाँ पे 20-22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था भीड़ ने। तो इससे व्यथित होकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो हालांकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि आंदोलन अपने चरम पे है और आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए इस समय। तो और जो हिंसा हुई है, हिंसा के लिए जो ब्रिटिश प्रशासन है वो स्वयं हिंसा के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए आंदोलन वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है। बहुत सारे लोग कांग्रेस में जो थे इस मत के थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी इसी मत के थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो सर्वे सर्वा थे और महात्मा गांधी का कहा हुआ कांग्रेस के लिए तो पत्थर की लकीर ही होता था। जो उन्होंने कह दिया उसको लोग मान लेते थे। तो मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे मैंने असहयोग आंदोलन का तो आपको बताया ही।
इस बीच में कुछ और बातें हुई। 1924 ईस्वी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने वो इलाहाबाद में, और 2 साल तक उन्होंने लोगों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के लिए पूरे मनोयोग से काम किया। और यूनाइटेड प्रोविंसेस, उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था इसको। यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और कांग्रेस के महामंत्री के पद का भी दायित्व उन्होंने संभाला। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे 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 जो है वो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता बनते जा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए, चूँकि वो पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़ के आए थे, और उनको कानून वगैरह का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, तो इसलिए वो अपने कार्यों में बहुत सफल हुए। उन्होंने बहुत सारे सुधार वगैरह किए, बहुत सारे नए नए नियम बनाए। मित्रों, उन्नीस 24 ईस्वी से एक तरह से हम ये देखते हैं कि उनका जो है विदेश का दौरा फिर से एक बार प्रारंभ हुआ। तो कभी कभी जो है वो, जैसे अब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, उनको क्षय रोग हो गया था, तो उसके कारण विदेश गए। तो स्विट्जरलैंड वगैरह में रहे, वहाँ बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती थी। जैसे बहुत सारे जो भारतीय थे, जो बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, विदेशों में रहते थे, वो भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू से मिलते जुलते रहते थे। साथ ही साथ विदेश में रहने का एक फ़ायदा ये भी था कि विदेश के लोग जो है, जो इंग्लैंड के लोग हैं या यूरोप के लोग जो है, वो चूँकि अधिकतर यूरोप के जो देश थे, बहुत सारे देश, उनके अपने अपने उपनिवेश थे। तो वो लोग क्या सोचते हैं, उपनिवेशों में, वो कई उपनिवेशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह चल रहा था, तो उनके बारे में उन लोगों की क्या धारणा थी, तो वहाँ रहने पर ये भी उनके समझ में आता था। साथ ही साथ बाहर रहने के कारण जो है बहुत सारे मित्र भी बनाए उन्होंने विदेशों में, और आगे चल कर के वो सारे मित्र जो है वो उनके बहुत काम भी आए। मित्रों, 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय एक कांग्रेस हुई थी, और तो ये जो कांग्रेस हुई थी वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में हुई थी। और तो ये आप ये कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, या कांग्रेस का मतलब सभा भी होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें शिरकत की। और तो उसमें बहुत सारे देशों के जो कम्युनिस्ट या समाजवादी कार्यकर्ता थे, वो लोग भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू से उनका इंटरेक्शन हुआ। और साथ ही साथ बहुत सारे देश ऐसे थे जो साम्राज्यवाद का शिकार थे। एशिया और अफ्रीका के देश, जैसे कि आप जानते हैं, एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ था। लगभग पूरे अफ्रीका और पूरे एशिया को, जापान को छोड़ के, विदेशी शक्तियों ने अपना उपनिवेश बना लिया था। तो बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो नेहरू जी ने बहुत खुल करके अपनी बातें जो हैं वो इस कांग्रेस में कही। तो साथ ही साथ जो इस कांग्रेस का जो निष्कर्ष था वो निकल करके ये सामने आया कि वास्तव में क्यों कोई भी देश जो है वो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का शिकार क्यों होता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेश का शिकार इसलिए होता है क्योंकि वो देश
धीरे 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 निर्धन हो जाता है, साम्राज्यवाद के कारण उसको चूस लिया जाता है, उसका शोषण कर लिया जाता है, उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं बचती है। तो ये सब सारे बहुत सारे जो कारण थे वो सब जो है वो ब्रुसेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में डिस्कस किए गए। और साथ ही साथ जो है तो ये एक बहुत बड़ा मंच था उन लोगों के लिए जो इन उपनिवेशों में रह रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ जैसा कि हम सबको पता है कि रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति हो चुकी थी और जवाहरलाल नेहरू रूस की क्रांति से बड़े प्रभावित थे। जारशाही का अंत हो गया था और वहाँ पे एक नई तरह की सरकार का गठन हुआ, विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और बहुत सारा परिवर्तन आया वहाँ पे, मतलब पूरा सिस्टम ही बदल गया। वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू रूस गए, रूस की यात्रा पे, और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी बातें सीखी। जैसे आप देखते हैं कि भारतवर्ष में कांग्रेस में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उनको भी समाजवादी विचारधारा पसंद थी प्रारंभ से ही। और समाजवाद के कई रूप हैं। महात्मा गांधी भी समाजवादी थे, वो सर्वोदय की बात करते थे, यानी सबका उदय। और जैसे वो रस्किन की किताब थी अनटू दिस लास्ट, उसको पढ़ के वो बहुत प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी ने, तो इसीलिए उन्होंने सर्वोदय नामक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इस बीच में मित्रों कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से भी वो जूझ रहे थे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि कमला नेहरू जो है वो प्रायः बीमार रहा करती थी और उनको लेके उनको बार बार विदेश वगैरह भी जाना पड़ता था, उनके स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं। लेकिन इन घरेलू परेशानियों के बीच भी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को उससे ऊपर रखा और सार्वजनिक जीवन के लिए वो सदैव सक्रिय रहे, उसके लिए कार्य करते रहे नेहरू जी। एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए। उसके पहले उनके पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उनसे उन्होंने अध्यक्षता ली और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि 1930 में 26 जनवरी के दिन जो है वो भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, प्रभात फेरियाँ निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें तय की गई। कांग्रेस के लिए और भी बहुत सारे लक्ष्य घोषित किए गए। मित्रों और भी कई आंदोलन हुए। जैसे आप देखते हैं इस बीच में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है वो हमारे यहाँ लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय जो है वो पूरी तरह घायल हुए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। तो इन सब घटनाओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे। हालांकि भारत के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की हत्या ही कह लीजिए आप, उसका बदला लिया अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस तरह के क्रांतिकारी आतंकवाद के पक्ष में नहीं थे। वो गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी
उन्होंने भाग लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक काफ़ी इसका प्रभाव रहा। नमक सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। नमक सत्याग्रह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी। शुरू में तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने, लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है। लेकिन लाहौर कांग्रेस के बाद 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और तो नमक सत्याग्रह में भी जो है जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनकी पत्नी भी उसमें सम्मिलित हुई। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल चले गए और जेल में ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, जो कि विश्व इतिहास को समझने की उनकी अपनी एक दृष्टि है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इतिहास के विद्यार्थियों को क्या बल्कि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थी वगैरह हैं, उनको भी वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इसके साथ ही मोतीलाल नेहरू जो थे, उनके पिता, उनको भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 1931 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और मोतीलाल नेहरू जो थे, चूँकि बड़े वकील थे, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों वगैरह से उनका संबंध भी था, उनकी मित्रता थी, तो उनका जो अप्रोच था वो बड़ा बैलेंस्ड था। मतलब वो हम ये नहीं कह सकते कि न तो वो बहुत ही अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, नहीं बहुत पक्ष में थे, बीच का रास्ता अख्तियार करके चलने वाले थे। हालांकि उन्होंने स्वराज पार्टी वगैरह बनाई थी और देश के लिए जो है एक नया संविधान वगैरह भी डिज़ाइन करने में उनकी भूमिका थी। तो कभी मोतीलाल नेहरू पे अलग से वीडियो बना के उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक पर एक झटके लग रहे थे और 1936 ईस्वी में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, कमला नेहरू का, बहुत ही अल्प आयु में, वो मात्र 37 साल की थी उस समय। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपने पिता को खोया, अपनी पत्नी को खोया। ये सब घटनाएं घटती रहीं पारिवारिक जीवन में। जैसे मैंने बताया कि कमला नेहरू की बीमारी के कारण बहुत परेशान रहा करते थे वो, लेकिन फिर भी अपने सार्वजनिक जीवन में वो निरंतर सक्रिय रहे। तो मित्रों, इस बीच में आप देखिए 1935 का अधिनियम आया, 1935, उसके पहले 1919 का अधिनियम आया था। और तो चूंकि कांग्रेस के जानकार थे, वो कांग्रेस के ऐसे सिपह सलार थे जिसमें कि कांग्रेस में बहुत सारे वकील थे। जवाहरलाल नेहरू स्वयं भी बैरिस्टर थे, तो कानूनों को जानते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है 1919 के अधिनियम वगैरह का कांग्रेस ने जो है वो पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उसमें डायरकी वगैरह घोषित किया गया था। बाद में फिर 1935 के अधिनियम में फेडरल सिस्टम वगैरह की चर्चा चली। तो ये इन सब के बारे में डिटेल जानकारी जो है आपको हमारी दूसरी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी तरह से एक आंदोलन था जिसमें आप जानते हैं कि बड़े नेताओं के लिए जवाहरलाल नेहरू सहित जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका आह्वान किया, तो उसके बाद जितने भी बड़े नेता थे उन नेताओं को, चूँकि उसके पहले भारत में क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो चुका था। महात्मा गांधी ने उसको जो है वो पोस्ट डेटेड
चेक की संज्ञा दी थी। इस बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई। 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जो 1945 ईस्वी तक चला, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वो कांग्रेस इस शर्त पे अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए तैयार थी कि अगर वो भारत को पूर्ण स्वराज दे देंगे, भारत को स्वाधीनता का वादा करें, तभी जो है वो उसमें। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, वो बीच बीच में वो ऐसा काम कर देते थे कि जिससे जो है कांग्रेस के नेता नाराज हो जाते थे। नेहरू जी भी काफ़ी नाराज हो जाते थे। तो इस तरह से गांधी जी का भी ये कहना था प्रारंभ में कि यदि अंग्रेज युद्ध के पश्चात भारत छोड़ने का वचन दें तो अंग्रेजों की सहायता के लिए कांग्रेस काम करेगी। जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी की बात का समर्थन करते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेहरू जी गिरफ्तार कर लिए गए और काफ़ी दिन तक जेल में रहे। 1941 में उनको मुक्त किया गया। फिर उसके बाद 1942 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस द्वारा पारित करवाया गया। 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव जो है वो बम्बई के में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन द्वारा पारित किया गया। अंग्रेज सरकार तो मानो तैयार ही बैठी थी। तो इस आंदोलन में गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था कि अब ये अंतिम लड़ाई है अंग्रेजों की, या तो अपनी जान दे दो या तो कुछ कर गुजरो, डू और डाई। तो ऐसे समय में अंग्रेज सरकार सतर्क हो गई, उसके कान खड़े हो गए। उसने गांधी, नेहरू सहित जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के, सबको गिरफ्तार कर लिया, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। कुछ लोग इसे नेता विहीन आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे और जनता के बीच से ही तमाम नेता पैदा हो गए थे। कई बार कांग्रेस में मतभेद भी देखने को मिलते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस के मामले में। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हरिपुरा सेशन में, तो पूरी सेशन वगैरह में, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उनको अध्यक्ष पद त्यागना पड़ा। फिर उसके बाद वो अंग्रेजों ने उनको नज़रबंद किया था। फिर वो किसी तरह से भाग करके जर्मनी पहुंच गए और वहां पहुंच करके हिटलर से मुलाकात हुई उनकी। हिटलर ने उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने उसकी मदद से जो भारतीय सैनिक जो बंदी बनाए गए थे, जो जर्मनी जापान वगैरह के जेलों में थे, उनकी मदद से जो है एक सेना का गठन किया गया जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। और आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। बाद में आज़ाद हिंद फौज ने जब भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में आक्रमण किया जापानियों वगैरह के साथ मिल करके, लेकिन धीरे धीरे आज़ाद हिंद फौज के जो जवानों और अधिकारियों वगैरह को बंदी बना लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। 1945 में जो है वो छूटे और आज़ाद हिंद फौज के लोगों पे मुकदमा चल रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ जो है उन्होंने
आज़ाद हिंद फौज के जवानों का मुकदमा लड़ने के लिए भूला भाई देसाई के साथ जो वकीलों का दल था, जो बचाव पक्ष था, उसमें भी वो शामिल हुए। और तो इस तरह से हम यहाँ पे उनका बैरिस्टर वाला रूप देख सकते हैं अंग्रेज न्यायाधीशों के सामने, जो है जिसे मतलब ये कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो ट्रायल था बड़ा मशहूर था, उस ट्रायल में वो सम्मिलित हुए। बाद में मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि नौसेना का विद्रोह हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के सामने जो है वो बाद में यहाँ शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित हुए और बहुत सारी घटनाएं देश में उस समय हो रही थी। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। मुस्लिम लीग जो है वो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में वो भी इसमें शामिल हो गई। फिर आगे चल कर के बहुत सारी जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की। बहुत सारे इसके कारण जो है वो बहुत बड़े बड़े दंगे हुए, भारी नरसंहार हुआ, अपहरण, बलात्कार, अग्निकांड, न जाने क्या क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब और कोई रास्ता नहीं बच गया था। ऐसी स्थिति में अब एक ही रास्ता था कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। तो मार्च 1947 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पदभार संभाला और शीघ्र ही जो है देश का विभाजन हो गया। अब इसमें गांधी जी पहले इसके विरोध में थे, लेकिन वो मजबूर हो गए थे। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने इसका अनुमोदन कर दिया। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को जो है वो देश दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। तो बाद में देश का बंटवारा होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू का जैसे हमने आपको बताया था कि विदेश उनका हमेशा आना जाता होता रहता था। विदेश में वो पढ़े भी थे, बहुत सारे अंग्रेज लोगों से उनकी दोस्ती थी। बहुत सारे, चूँकि वो विद्वान भी थे तो बहुत सारे विद्वानों से उनकी मित्रता थी। तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू को एक विश्व नेता के रूप में पहचान मिली, जो कि आगे चल कर के आप देखेंगे उनके प्रधानमंत्रित्व काल में वो एक विश्व नेता थे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना वगैरह, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह, उनके सहयोग से की गई। तो उनका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ हम जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ। तो इलाहाबाद को राष्ट्रवादी राजनीति का उन्होंने महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। आनंद भवन जो था वो स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा हो गया था। बाद में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, स्वराज भवन नाम उसको दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उसको देश को समर्पित कर दिया। तो कांग्रेस के भीतर बहुत सारे युवा वर्ग के लोग सम्मिलित थे और वो आधुनिक समाजवादी दृष्टिकोण का उनके बीच में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने भूमि सुधारों के लिए काम किया, श्रमिकों के अधिकारों की उन्होंने वकालत की, उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याओं को उन्होंने राष्ट्रवादी संघर्ष से जोड़ा। तो जब जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो ऐसे समय में वो इन सब मांगों को रखते थे, इन पे चर्चा होती थी और साथ ही साथ अपने भाषणों में भी
वो इनका उल्लेख करते थे। अंग्रेज सरकार से, ब्रिटिश सरकार से जो है इनके लिए मांग करते थे। तो उम्मीद है मित्रों ये छोटी सी वीडियो आपके परीक्षा के लिए आपके काम निश्चित रूप से आएगी। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अकूत सामग्री है, लेकिन आपको सामग्री ऐसी चाहिए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट हो, जिसमें मुख्य मुख्य बातें उनके जीवन की आ जाएं। तो उनके जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका जो जीवन था उसके बारे में हमने आपसे बातचीत की। फिर कभी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, जो उनका विजन था देश के विकास के लिए, जो उनकी नीतियां थे, उस पर एक अलग वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।